प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको बायोलॉजी का चैप्टर 6 टिश्यू के बारे में पढ़ाएंगे। टिश्यू किसे कहते हैं? सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिकाओं का अर्थ होता है सेल्स के बने होते हैं। एक कोशिकीय जीव में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा संपन्न किया जाता है। जैसे कि अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय तथा उत्सर्जन ये सब संपन्न की जाती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से ज़्यादातर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्य को संपन्न करने में सक्षम होती हैं। वो कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? प्रत्येक विशेष कार्य में कोशिकाओं के विभिन्न समूहों का द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को अति दक्षतापूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्यों में पेशी कोशिकाएं फैलती तथा सिकुड़ती है, जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा संदेशों का स्थानांतरण किया जाता है। रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का वहन होता है। पौधे में जो वाहक नलियाँ होती हैं वो कोशिकाओं जैसे कि भोजन तथा पानी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाती हैं। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह से कार्य को संपन्न करने में होती हैं सदा ही एक समूह में होती हैं। इससे पता चलता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। इस विशिष्ट समूह को टिश्यू कहते हैं। कोशिकाओं के इस समूह को टिश्यू यानी ऊतक कहते हैं। ये ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य करने सकने के लिए विशिष्ट क्रम से व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी ऊतक के उदाहरण हैं। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं और किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं। अब समझते हैं, क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतक से बने होते हैं? नहीं, दोनों के कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे पौधे और जंतुओं की संरचनाएं समान नहीं होती, दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे जो होते हैं स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं, उन्हें सीधा खड़ा होना होता है, अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक को मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। दूसरी ओर जंतु भोजन, साथी तथा आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। ये पौधों की तुलना में ऊर्जा का अधिक उपयोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक भिन्नता होती है। पौधों की जो वृद्धि होती है कुछ क्षेत्रों तक सीमित होती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। पौधे के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते हैं। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित होते हैं। ऊतकों की या टिश्यू की विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों को प्लांट टिश्यू में विभाजित किया गया है। वृद्धि तथा विभेदक तथा स्थायी ऊतक जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है, अतः जंतुओं में विभाजन जो होता है वो एक निश्चित सीमा नहीं करता है। अंगों या अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों में दो महत्वपूर्ण समूह के जीवन यापन तरीकों से होता है। एक अन्य प्रकार का ऊतक जिसे स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं, यह ऊतक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। नारियल का रेशा युक्त छिलका स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का बना होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हर साल पूछा जाता है। नारियल का छिलका जो होता है रेशा, वो किसका बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है।
ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं मृत होती हैं और लंबी और पतली होती हैं, क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। ये भित्तियाँ प्राय इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका का भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। ऊतक तने में संवहन मंडल के समीप पत्तों की सिराओं, बीजों, फलों के कठोर छिलके में मौजूद होता है। यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। प्लांट टिश्यू में पहला होता है मेरिस्टेमिक टिश्यू। मेरिस्टेमिक टिश्यू को हिंदी में विभोजक बोलते हैं। मेरिस्टेमिक टिश्यू क्या होता है? ये पौधों में वृद्धि कुल निश्चित क्षेत्रों में होती है। ऐसा विभोजक या मेरिस्टेमिक ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को मेरिस्टेमिक टिश्यू भी कहा जाता है। ये मेरिस्टेमिक किस भाग में मौजूद होता है? ये शीर्षक मतलब कैम्बियम अंतर्विष्ट माध्यमिक भाग में होता है। मेरिस्टेमिक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में मेरिस्टेमिक की तरह ही होती हैं, लेकिन जैसे जैसे इनमें वृद्धि होती है ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाती हैं। इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है तथा ये दूसरे ऊतकों के या टिश्यू के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती हैं। मेरिस्टेमिक जो ये होता है ये शीर्षक विभोजक तक कहा जाता है। प्राइमरी मेरिस्टेमिक ये जड़ों और तनों की वृद्धि वाले भाग में मौजूद रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की लंबाई और जड़ों में ये कैम्बियम के कारण होता है। अंतविष्ट विभोजक तक जो होता है पौधों में पर्वसंधियों के पास पाए जाते हैं। विभोजक तक की में कोशिकाएं जो होती हैं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव, पतली कोशिका भित्ति और कुछ स्पष्ट केंद्रक होते हैं। इनके पास राजधानी नहीं होती है। स्थायी परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक जिसे बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, विभोजक द्वारा या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद परमानेंट टिश्यू आता है। ये कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप वे परमानेंट टिश्यू का निर्माण करती हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए परमानेंट टिश्यू आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहा जाता है। विभोजक की कोशिकाएं जो होती हैं विशिष्टीकरण होकर विभिन्न प्रकार की स्थायी ऊतक का विकास करती हैं। नेक्स्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यू। एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिसे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। पेरेन्काइमा में सबसे अधिक मिलने वाला सरल स्थायी ऊतक है। यह पतली कोशिकाओं वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। ये प्राय बंधन मुक्त होती हैं। इस प्रकार के टिश्यू की कोशिकाओं के बीच काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। ये ऊतक प्राय भोजन का भंडारण करते हैं, भोजन को इकट्ठा करते हैं। कुछ पेरेन्काइमा टिश्यू में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होती है। ऐसी स्थिति में उन ऊतकों को या टिश्यू को पेरेन्काइमा या हरित ऊतक भी कहा जाता है। जलीय पौधों में पेरेन्काइमा की कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी कैविटीज होती हैं, जिसके कारण ये जल में तैरते हैं। इस प्रकार के पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहा जाता है। एरेन्काइमा यानी हवा से युक्त पौधों में लचीलेपन का गुण पेरेन्काइमा की एक स्थायी ऊतक है। यह पौधों के विभिन्न भागों जैसे कि पत्ती, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। ये पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। यह पौधे को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करती है। इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पंडित भी देखा जा सकता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कार्य करने वाली मोटी होती हैं। अगर माइक्रोस्कोपी पे इन सब कोशिकाओं को देखते हैं तो वह कोशिकाएं की सबसे पहली परत होती है जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस प्राय कोशिकाओं के एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले
पौधों में एपिडर्मिस जो होती है मोटी हो सकती है, जो जल के क्षय से बचाव के लिए जरूरी होती है। पौधे की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मल सेल्स पौधों की बाहरी सतह पर प्राय एक मोम या पानी या प्रतिरोधी परत बनाती है। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश में पौधों की रक्षा करती है। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है, इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोशिका स्थान के अछिन्न परत बनाती हैं। ज़्यादातर एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। सामान्यतः उनकी बाहरी या पार्श्व भित्तियां उनके आंतरिक भित्तियों से मोटी होती है। पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्रों को देखा जा सकता है। इन छिद्रों को स्ट्रोमेटा कहा जाता है। स्ट्रोमेटा के दो आकार की कोशिकाएं घेरी रहती हैं, जिन्हें रच्छी कोशिकाएं कहा जाता है। ये कोशिकाएं वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करती हैं, वाष्पसर्जन या वाष्प के रूप में पानी को निकालती हैं। ये पानी किसके द्वारा निकालती हैं? स्ट्रोमेटा के द्वारा निकालती हैं। जड़ों की जो एपिडर्मल कोशिकाएं जल को सोखने का कार्य करती हैं, साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रबंध पाए जाते हैं, जिससे जड़ों की कुछ अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा उनकी जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। मरुस्थलीय पौधों या रेगिस्तान में पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन का लेप होता है। क्यूटिन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है। वृक्ष की आयु के बढ़ने के साथ साथ उसके बाहरी सुरक्षात्मक ऊतक में कुछ परिवर्तन होता है। एक दूसरे के विभेजक की पट्टी को कॉर्टेक्स में होते हैं। कॉर्क नामक कोशिकाओं की परतों की बनाती हैं। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं और ये बिना अंतःकोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती हैं। इनकी भित्ति पर सुबेरिन नामक पदार्थ होता है, जो इन छालों को हवा तथा पानी के रूप में अभेद बनाता है। नेक्स्ट आ जाइए, जटिल स्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब तक हम एक प्रकार की ही कोशिकाओं से निर्मित विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन अब एक ही तरह के दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतकों को साधारणतः स्थायी ऊतक कहा जाता है। अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहा जाता है। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं, जैसे जाइलम, फ्लोएम। इसी प्रकार का जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहा जाता है और ये दोनों ऊतक मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन बंडल संवहन ऊतक जटिल पौधों की विशेषता होती हैं, उनको स्थलीय वातावरण में रहने की अनुकूल बनाती हैं। जाइलम में संवहन मंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है। जाइलम में टेक्रिड वाहिनिका, ट्रेकिड बेसिल्स जिसे वाहिका बोलते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा तथा जाइलम फाइबर्स से मिलकर बना होता है। ट्रेकिड या बेसिल्स की कोशिकाएं मोटी होती हैं तथा इनमें से कई मैच्योर मृत कोशिकाएं होती हैं। ट्रेकिड वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है। इनके द्वारा जल एवं खनिज लवण जो होते हैं सोहन होते हैं। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रहण करती है और जाइलम फाइबर रेशे का मुख्य सहारा देती है। फ्लोएम 5 प्रकार के अवयव से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा या फ्लोएम रेशे, चालनी नलिका, छिद्रित व भित्ति वाले तथा नलिकाकार कोशिकाएं होती है। फ्लोएम का पदार्थ पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेशे को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। बच्चों, जाइलम जो होता है पानी पहुंचाने का काम करता है और फ्लोएम जो होता है खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगर आपको यह समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।